अच्छा, कभी सोचा है कि ये देश या राष्ट्र का आइडिया क्या ये हमेशा से था या इसे बनाया गया है? देखिए, 19वीं सदी के यूरोप में ना एक ऐसी जबरदस्त लहर उठी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से, एक पेंटिंग से। साल था 1848 और एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने एक कमाल की दुनिया की कल्पना की। सोचिए, एक ऐसी तस्वीर जहां दुनिया के सारे लोग अपने अपने झंडों के साथ एक लाइन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये उम्मीद और भाईचारे का एक बहुत बहुत पावरफुल विजन था। अब सोरियो का ये जो सपना था ना, उसे कहते हैं यूटोपिया। मतलब एक ऐसी परफेक्ट दुनिया की कल्पना जो इतनी अच्छी है कि असल में उसका होना भाई नामुमकिन सा लगता है। और उस वक्त तो वाकई नामुमकिन लगता था, क्योंकि तब का यूरोप तो बड़े बड़े साम्राज्यों में बटा हुआ था। और ये साम्राज्य कैसे थे? ये चलते थे निरंकुशवाद पर। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां सारी की सारी पावर एक ही इंसान यानी राजा या रानी के हाथ में होती थी। आपकी पहचान बस इतनी थी कि आप उनकी प्रजा हैं। कोई साझा पहचान नहीं, कोई नागरिक अधिकार नहीं। और राष्ट्रवाद की जो लहर उठी वो इसी सिस्टम को सीधी चुनौती देने वाली थी। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव, ये क्रांति शुरू कहाँ से हुई? इसका जवाब एक ही है, फ्रांसीसी क्रांति। सही मायनों में यहीं से राष्ट्र के आइडिया ने पहली बार एक ठोस शक्ल लेनी शुरू की। और देखिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सिर्फ नारे नहीं लगाए, उन्होंने बाकायदा काम किया। उन्होंने एक एक करके एक राष्ट्र की नींव रखी। सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक जैसे नए आइडियाज सामने लाए गए। फिर राजा के झंडे को हटाकर देश का नया तिरंगा झंडा अपनाया गया। यही नहीं, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए और फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया। मकसद ये था कि लोग खुद को किसी राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक राष्ट्र का हिस्सा महसूस करें। ठीक है, तो एक देश बन रहा था, लेकिन इससे एक बहुत ही गहरा सवाल भी पैदा हुआ। आखिर ये राष्ट्र है क्या चीज? क्या सिर्फ एक झंडा, एक भाषा या एक सरकार हो जाने से कोई जमीन का टुकड़ा राष्ट्र बन जाता है, या फिर इसमें कुछ और भी है? इस सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब दिया फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने। उन्होंने कहा कि भाई देखो, राष्ट्र सिर्फ जमीन या भूगोल का नाम नहीं है, ये तो एक आध्यात्मिक चीज है, एक आत्मा है। ये बनती है एक लंबे साझा इतिहास, कुर्बानियों और सबसे जरूरी हर रोज साथ रहने की इच्छा से। मतलब रेनन के हिसाब से राष्ट्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो भाषा या नस्ल के आधार पर पहले से तय हो। नहीं, ये तो हर रोज लिया जाने वाला एक फैसला है, एक जनमत संग्रह है कि हाँ, हम साथ हैं। और यकीन मानिए, ये उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार था जिसने पूरी सोच को ही हिला के रख दिया। तो ये जो राष्ट्रवाद का आइडिया था, ये बहुत पावरफुल था। और अब हम देखेंगे कि ये पूरे यूरोप में कैसे फैला। इसे आगे बढ़ाने में 3 अलग-अलग तरह की सोच ने बड़ा रोल निभाया। सबसे पहले थे उदारवादी। ये कौन थे? ये नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था। उनके लिए राष्ट्रवाद का सीधा सीधा मतलब था आज़ादी। मतलब हर व्यक्ति को आज़ादी मिले और सरकार राजा महाराजाओं की मर्जी से नहीं बल्कि आम नागरिकों की सहमति से बने। वो चाहते थे कि अमीरों को मिलने वाले खास अधिकार खत्म हों। फिर मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं था, आर्थिक भी था। अब जरा जर्मनी का उदाहरण लीजिए। उस जमाने में जर्मनी कोई एक देश नहीं था, बल्कि 39, जी हाँ, 39 छोटे छोटे राज्यों का एक जाल था। हर राज्य की अपनी अलग करेंसी, अलग नाप तौल के तरीके, अलग टैक्स नियम। सोचिए, एक व्यापारी के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना कितना बड़ा सिरदर्द रहा होगा। और इसी परेशानी को समझा अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट जैसे लोगों ने। उनका तर्क सीधा था कि जब तक एक साझा बाजार नहीं बनेगा, जब तक व्यापार आसान नहीं होगा, तब तक लोगों में राष्ट्रीय भावना कैसे जगेगी। उनका मानना था कि ज़ोलवेराइन जैसा कस्टम यूनियन बनाकर ही जर्मन लोगों को पहले आर्थिक रूप से जोड़ा जा सकता है और फिर भावनात्मक रूप से। लेकिन बात सिर्फ राजनीति और पैसे की नहीं थी। राष्ट्रवाद दिल का भी मामला था। और यहीं पर तस्वीर में आते हैं रोमांटिक विचारक। ये एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो कहता था कि तर्क और विज्ञान सब कुछ नहीं है। असली चीज है भावनाएं, एहसास और हमारी साझा संस्कृति, हमारी विरासत। इन रोमांटिक विचारकों का मानना था कि किसी भी देश की सच्ची आत्मा,
जिसे वो वोल्कगेस्ट कहते थे, वो राजाओं के महलों में नहीं मिलती। वो तो मिलती है आम लोगों के बीच, उनके लोकगीतों में, उनकी कहानियों में। ग्रिम ब्रदर्स, जिनकी कहानियां हम सब ने सुनी है, वो असल में जर्मन पहचान को बनाने का ही एक प्रोजेक्ट था। पोलैंड में तो पोलोनेस और माजोर्का जैसे लोक नृत्य राष्ट्र के लिए संघर्ष का सिंबल ही बन गए। और इस जज्बाती राष्ट्रवाद की ताकत का सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में, जो 1821 में शुरू हुआ। ये ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई थी जिसने पूरे यूरोप की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया था। पूरे यूरोप के कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहना शुरू कर दिया। उनके लिए यूनान की आज़ादी की लड़ाई एक रोमांटिक मिशन बन गई थी। ये सिर्फ बातें नहीं थीं। जुनून इस हद तक था कि लॉर्ड बायरन जैसे मशहूर अंग्रेज कवि तो खुद ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए यूनान पहुंच गए। तो अब हम देख सकते हैं कि कैसे ये तीनों ताकतें, उदारवादी राजनीति, आर्थिक ज़रूरतें और रोमांटिक संस्कृति, एक साथ मिलकर काम कर रही थी। इन सब ने मिलकर सौर्य के उस सपने को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया था। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है इटली का एकीकरण। देखिए, ये कोई एक रात में नहीं हो गया। इसके पीछे जुसेपे मेत्सिनी जैसे क्रांतिकारियों का दशकों का संघर्ष था, जिन्होंने यंग इटली जैसे गुप्त संगठन बनाए। और आखिर में कावूर जैसे चतुर नेताओं की कूटनीति काम आई, जिन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया। और आखिरकार 1861 में एक एकीकृत इटली का सपना सच हुआ। और नतीजा बिल्कुल साफ था। एक तरफ था वो इटली जो कई छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, और दूसरी तरफ था एक नया एकीकृत इटली। यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका था। तो 19वीं सदी ने इस राष्ट्र राज्य के विचार को जन्म दिया, जिसने लोगों को एक नई पहचान दी, उन्हें अधिकार दिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल भी खड़ा होता है। जब एक राष्ट्र का सपना सच होता है, तो क्या ये किसी और के लिए एक बुरे सपने की शुरुआत बन जाता है? ये एक ऐसी जटिल विरासत है, एक ऐसा सवाल है जिससे आज भी पूरी दुनिया जूझ रही है।